सर वीडियो चल रही है जस्ट। जी, वीडियो चल रही है जस्ट। आवाज नहीं आ रही? नो। ओके, ओके, एक मिनट जरा मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, अब आएगी इंशाल्लाह। जी सर आ रही है। Financial information is the lifeblood of capital ओके markets. बेटा, जी ठीक है। सर। जी सर। ओके, ठीक, ओके जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जी क्लास, आज के सेशन में हमने अपना चैप्टर नंबर जो फॉर्मल चैप्टर है आपके सिलेबस का वो स्टार्ट करना है। इससे पहले ऑब्वियसली जो टाइम हमने लगाया वो भी एक ज़रूरी एरिया था। हमने कुछ चीज़ों को कवर किया जो बेसिक्स हमारे थे, और कुछ हमने फाउंडेशन अपनी बनाई है अब तक की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें सब क्लियर होगी। आप लोगों ने वो एमसीक्यूज भी कर लिए होंगे, और उसमें कोई इश्यूज आपको अगर होंगे तो आप अभी नोट भी करके लाए होंगे। तो कोई सवाल अब तक की जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपको अपलोड किया था उधर शेयर्ड फोल्डर में, वो भी आपने उसको वॉच कर लिया होगा। 10-15 मिनट का वीडियो था। तो if you have any query you can ask। आज जो हमारा टॉपिक है वो फिर नया होगा। 1-2 मिनट ले लेते हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अब से जो ऑनवर्ड्स हम एरिया डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्योरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरिया। और यहाँ हम बुक कीपिंग के कुछ इश्यूज है वो फिर हम वी आर एज्यूमिंग कि यू नो द बेसिक बुक कीपिंग, ठीक है जी। और यहाँ से ऑनवर्ड्स जो ज़्यादा डिस्कशन है वो थ्योरेटिकल होगी, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो एरिया है दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू दी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवाइजरी मैटर्स। जी जाहिद साहब, जाहिद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो क्रेडिट टर्म है इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी कि ये किस तरह से इनको क्रेडिट, मतलब कि पढ़ना है इसको। जी क्रेडिट ये टर्म, क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर। क्रेडिट टर्म जो होती है ना, वो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जी क्रेडिट टर्म की जो इम्प्लीमेंट जो एक मिनट, जरा मैं इसको हाईलाइटर ऑन कर लूं। जो क्रेडिट टर्म होती है ना, क्रेडिट टर्म रिलेट्स टू 210 नेट 30, ठीक है जी। ये जो 2 है ना, ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट होता है, ठीक है। और 10 जो है ये कहलाते हैं एलिजिबिलिटी डेज, डिस्काउंट एलिजिबिलिटी डेज। These are the this is 2% is the percentage of discount. This is the percentage of discount, and this 10 is discount eligibility days. और ये जो 30 है, ये जो 30 है दिस इज टोटल क्रेडिट पीरियड, ठीक है, टोटल क्रेडिट पीरियड, टोटल, ठीक है जी। तो ये है जिसका नेट 30 भी कहते हैं इसको, 210 नेट 30 इस तरह इसको पढ़ा जाता है, ठीक है जी ठीक है जी। ये इंशाल्लाह आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है क्रेडिटर्स मैनेजमेंट का, वहाँ पे जाके ये आप कंपनी को डिसाइड करके दिया करेंगे कि क्या हमारे लिए क्रेडिट टर्म होनी चाहिए। मतलब आपसे आपका बॉस पूछेगा यार मुझे बताओ मैं ये क्रेडिट टर्म देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या क्रेडिट टर्म दूँ, तो ये आपको जी ठीक है। कैलकुलेट भी करके देंगे। ये आपके सिलेबस में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। जी जनाब, ओके। सर ये क्वेश्चन है इसी में 67 67, जी। अच्छा जी। अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट क्लोजिंग एंट्री। देखिए क्लोजिंग एंट्री जो होती है ना, वो आप अपने जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उन्हें क्लोज करते हैं। तो इनकम समरी, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, तो सेल्स कभी भी क्रेडिट नहीं होती, क्लोजिंग में सेल्स हमेशा डेबिट होती है, तो ये तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इनकम समरी, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस डेबिट, तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का पहले ही डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हम डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया।
इनकम समरी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग क्रेडिट, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और परचेजेस डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, परचेजेस तो पहले ही डेबिट होती हैं, वो क्यों दोबारा डेबिट होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। सर इसकी कंसेप्ट जरा समझाएं, इन्वेंटरी की मतलब कंसेप्ट देखें, आपने, आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आप फिजिकली अवेलेबल है आपके पास, नो सर, तो उसको आप क्लोज कर देंगे ना क्रेडिट करके, ठीक है। ठीक है। और सर ये 60 नंबर क्वेश्चन भी जरा समझाएं। 60 जी 60 में है कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ओके। सेल्स आपको दी हुई है 95, बिगिनिंग इन्वेंट्री 10 है, परचेजेस है, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स है, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी। तो क्या करना है जी इसमें? एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है सर। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करें जी। एंडिंग इन्वेंट्री के लिए आप देखते हैं कि ये जरा परफॉर्मा बना रहा हूँ। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिखें, ठीक है सर, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम परचेजेस, ठीक है। अच्छा, परचेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, ऐसी है। जी ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, ओके। उसके बाद इसमें से रिटर्न्स लेस होता है, हैं? जी सर, और क्या है? और इसमें से फिर हम माइनस करते हैं क्लोजिंग, क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, हैं? जी ऐसी है। बिल्कुल सर। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 10,000। परचेज कितना है? 45 हम्म 45,000 45। ट्रांसपोर्टेशन 500। 500 जी हाँ। रिटर्न्स कितने हैं? 1000 9,500 एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा और हाँ, रिटर्न लेस होगा, रिटर्न लेस होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, एक टोटल ना और लगा ले नीचे, यहाँ पे लिख लें अवेलेबल फॉर सेल, जरा अवेलेबल फॉर सेल निकाले जी। 1000 के रिटर्न 1000 के हैं सर। रिटर्न 1000 के हैं, सॉरी, ओके। चलिए इसका नेट निकालें जरा, ऊपर 4 फिगरों का नेट निकालें, कितना आएगा? हैं? जरा जल्दी कैलकुलेटर चलाइएगा प्लीज 54,500 सर। सर। इस तरह बोले, फिगर जब आप बोलते हैं ना किसी को डिक्टेट करवाते तो आप 5-4 ऐसे बोले अच्छा जी। 54500 हाँ ऐसे। अच्छा, क्लोजिंग आपको नहीं पता, ये निकालनी है आपने, जी ऐसी है। बिल्कुल लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है आपको? जी कैसे पता है? पर आपको सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 45,000 है ना, 45,000 है ना भाई? ये कैसे निकाला आपने? ये आपने निकाला होगा 95,000 सेल्स है, इसमें से आपने माइनस कर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, तो कितना आ गया? 45 आ गया ना जी। तो आप मुझे बताएं कि 54,500 में से कोई फिगर माइनस हुई कि 45,000 आया होगा, तो वो फिगर क्या होगी? तो 54 में से 45 को माइनस कर दें जी। 9 हाँ जी, 9500 सर। हाँ जी, सी इज द आंसर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर सर 53 भी जरा समझाना सर। अच्छा 53 जी, मैं सबके पास आता हूँ, कोई बात नहीं। आज की क्लास, लास्ट अकाउंट लिस्टेड इन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस फॉर ए कॉर्पोरेशन इज द कैपिटल अकाउंट, विड्रॉल्स अकाउंट, रिटेन अर्निंग अकाउंट एंड कॉमन स्टॉक अकाउंट। हाँ जी जी, इसमें बेसिकली ना कैपिटल अकाउंट तो होता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जी और विड्रॉल अकाउंट भी हम सारे क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली रिटेन अर्निंग अकाउंट होता है जो कि लास्ट अकाउंट होता है, क्योंकि उसी को आप क्लोज कर रहे होते हैं। कॉमन स्टॉक अकाउंट भी हो सकता है, इसमें सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इसमें क्या आंसर दिया हुआ है आई डोंट नो, वो देख लीजिएगा। इसमें सी भी होता है, डी भी होता है, लेकिन ज्यादा इसमें अप्रोप्रिएट है कि डी, सी इज द आंसर, क्योंकि रिटेन अर्निंग अकाउंट नॉर्मली लास्ट अकाउंट ही होता है, क्योंकि उसमें चेंजेस वगैरह कर रहे होते हैं आप। जी दानिश, आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी, ओके, एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? 47 सर। 47 रिवर्स खेल लगाया आपने। चले, कोई बात नहीं, गुड। The subtotals in the income statement column of the worksheet are 62,000 and 49,000 respectively। ये वर्कशीट वाला एरिया है, इसको मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, ये पहले आपसे डिस्कस करने का। इसको बहरहाल आप ना इग्नोर कर दें, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें आप। हाँ, इसको इग्नोर कर दें आप। ये 46 ये वर्कशीट वाला जो है ना, ये अभी आपको ना पूरी वर्कशीट समझानी पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आपको मैं ना, बेसिकली होता क्या है कि जो वर्कशीट होती है ना, अगर आपने देखा हो तो ये वर्कशीट ही बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले वर्किंग होती है। लेकिन अभी तो चूंकि प्रैक्टिकली सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, प्रैक्टिकली सारा काम कंप्यूटर ने कर रहा होता है ना, तो इसीलिए ये वर्कशीट अब नहीं बनाई जाती। तो ये इंशाल्लाह फिर किस दिन मैं ये 46 47 जहाँ वर्कशीट है ना, ये छोड़ देगा। आगे चले, ये मैंने डिस्कस करना था, लेकिन ये अब इस वक्त टाइम वेस्ट है। ओके जी, okay class, this is the discussion related to the, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये चैप्टर नंबर 1 है आपके कोर्स पैक का, जो प्रिस्क्राइब्ड स्टडी टेक्स्ट है, और इसको आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा, बिल्कुल किया होगा, और इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है, नॉर्मली मैं इसको अपने नोट्स से ही रेफर करूँगा, लेकिन इसको एक दफ़ा आपने अपनी इस बुक से भी टैली कर लेना इंशाल्लाह, उससे ज़्यादा ही चीज़ें ही हमने कवर करनी है। ये जो बुक है ये मिनिमम कंटेंट है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आगे चैप्टर्स के अंदर भी ये करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनली अपने कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा, और जो चीज़ें फिर हम एक दफ़ा जब क्लोज करेंगे, फॉलो हमने स्टडी टेक्स्ट को करना होगा। ये आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस के मुताबिक ये ड्रॉ की गई है। तो ये आपको मैंने नोट्स शेयर किए थे अपने चैप्टर नंबर 2 के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहला जो एरिया हमने डिस्कस करना है वो नीड टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नीड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मुराद वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हुए आप फॉलो करते हैं। अब ये रूल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका अगर आप एनालॉजी करें तो ये उसकी ज़रूरत वही है जो एक किसी कंट्री के निज़ाम को चलाने के लिए कानून की होती है, ठीक है। अगर आप कोई कानून नहीं होगा तो फिर कोई पैटर्न नहीं होगा लिविंग का, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिर लोग अपनी मर्जी से चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो रूल्स का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि आप जब बेसिकली जो रेगुलेशंस हैं वो डेवलप करें। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बहुत इम्पोर्टेंट जो एक रोल है वो हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशंस है, ठीक है। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन, हार्मोनाइजेशन कहते हैं एक जैसी यकसानियत या स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन, ठीक है, अकाउंटिंग रेगुलेशन। अच्छा, इसके लिए मैं इससे पहले कि मैं आपको इसके ऊपर कुछ बताऊं, मैं एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो है जो मैं प्ले करूंगा, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। इसकी साउंड आपको इंशाल्लाह मैंने कोशिश तो की है कि क्लियर आए। तो ये मैं एक छोटा सा क्लिप प्ले कर रहा हूं, तो यू जस्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड दैट क्लिप। साउंड है जी, इसकी प्ले हो रही साउंड?
Financial information. जी सर हो रही है। ओके हाँ, ओके yes, दोबारा चलिए दोबारा प्ले करता हूँ ओके ओके Financial information is the lifeblood of capital markets. Every day, more and more of the world's capital transactions are cross-border investments. But how does an investor here decide whether to invest here or here or here? International investors need access to financial information they can trust. International financial reporting standards provide the global language of financial reporting. Now, well over 100 countries require companies to use IFRS standards when reporting on their financial performance. Investors around the world trust IFRS standards because they bring three key benefits to the world economy. IFRS standards bring transparency by providing high quality and comparable information. This helps investors to make more informed investment decisions. IFRS standards improve accountability by helping to reduce the information gap between those on the inside of a company and those on the outside. This helps investors and others to hold company management to account. And IFRS standards help companies and markets to operate more efficiently by having a single trusted global standard for financial information. It lowers the cost of capital and reduces the costs of reporting. Together, this contributes to the global economy by fostering trust, growth, and long-term financial stability. Find out more about IFRS here. जी स्टूडेंट्स तो ये जो छोटा सा क्लिप था इसमें आपको बताया गया है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम IFRS से डिनोट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये इसकी नीड क्या है इसको क्यों बनाया जाता है ऑब्वियसली जब आप क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जाएंगे या आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंफॉर्मेशन की कंपैरेबिलिटी को यानी कंपेयर करना चाहेंगे तो आप को एक ऐसी लैंग्वेज एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है कि जो आपके लिए कंपैरेबिलिटी को इंश्योर करे ठीक है तो ये IFRS इस चीज़ को इंश्योर करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोलने को है बहुत कुछ पढ़ने को है ठीक है लेकिन ये बड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थी कि स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पेश आई है इसके ऊपर आप ifrs.org ये वेबसाइट है इन्होंने दी हुई है इसके ऊपर जाके आप इसको विजिट करें ठीक है और आप इसमें अपने आपको जाके रजिस्टर करवाएं इसमें यूज़र अपने आप को और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं IFRS में वो आपको एज एन ईमेल वो फिर भेजते भी हैं ठीक है तो ये ब्रीफली सा एक था ओवरव्यू तो हाँ जी तो ये IFRS यानी हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है तो स्टैंडर्ड्स प्लीज अपना माइक को काइंडली म्यूट रखें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती है फरवा अकरम ओके यस सर बेटा आपका माइक अनम्यूट था तो डिस्टॉर्शन पेजेस पलटने की आवाजें आ रही थी तो मैंने कहा कि म्यूट कर लो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग है और स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन है ये दो अलग अलग एरियाज हैं यानी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑब्वियसली एक टेक्निकल प्रोसीजर है जहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग होती है स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है डिस्कशन होती है उसके ऊपर भी आगे जाके हमें थोड़ी सी बात करनी है और एक जो एरिया है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी को इंश्योर करते हैं तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जो ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं ये प्राइवेट सेक्टर सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स हो सकते हैं ऑडिटर्स होते हैं एनालिस्ट होते हैं एकेडमिक्स के लोग हैं ये लोग इसके मेंबर्स होते हैं जो टेक्निकल ऑब्वियसली एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं
डेवलपमेंट फॉर स्टैंडर्ड्स के लिए। और इसमें पूरे वर्ल्ड में इस वक्त 2 स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं। इसमें नंबर 1 इज IASB, इसका भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, और एक है FASB। ठीक है, तो ये IASB जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग नाम से जाहिर है, जबकि FASB है ये US बेस्ड बॉडी है, ठीक है, US बेस्ड। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड सेटर्स हैं इनका ये सिर्फ स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और ये फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ये फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उनका काम होता है कि इसको इंश्योर करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, जिसमें नॉर्मली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन होता है हर कंट्री का। जैसे पाकिस्तान के अंदर SECP है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं या और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लोग डेवलप किए जाते हैं उनकी फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली इनके पास अथॉरिटी है, ये लीगल इनके पास मैंडेट होता है, ये इनको रेगुलेट करवा सकती हैं। और हाँ, एक चीज़ ये है कि ये ओवर रूल भी कर सकती हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये अगर आप समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है ये फिल वक्त इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन या स्पेशल जो लॉज हैं वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ओवरऑल इसके अलावा इनको जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो भी रेगुलेट करनी है। ऑब्वियसली जब आप पूरा एक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर अगर आप देखें तो उसके अंदर जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी ये लोग जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं ये इंश्योर कर रहे होते हैं। तो ब्रीफ जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मोर और लेस ये आपके अपने रीडिंग के लिए है। तो इसमें जो इनिशियली क्या था कि 1973 में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई जिसको हम कहते हैं IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, ठीक है। और ये इसका मकसद यही था, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशंस, कि जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ 70s एंड 80s में या 60s के लेट 60s में, तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते थे तो आपको डिफरेंट अकाउंटिंग रेगुलेशंस के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई मिलती थी। तो डेवलप नेशंस इसमें, जिसमें ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज और ये डिफरेंट लोग हैं, इन्होंने मिलकर फैसला किया कि जी हम क्यों ना एक पेज पे आ जाएं और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम कॉमन बना लें, फिर हम हर जगह पे उसी को इम्प्लीमेंट करें और उसी के जरिए फिर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करें। इन्होंने क्या किया कि जो IASC है, IASC को इन्होंने डेवलप किया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी एक फ्लो चार्ट सा बनाऊं तो IASC को डेवलप करके इन्होंने इसके नीचे 2 बॉडीज बना दी। एक बॉडी को इन्होंने कहा SAC और एक को कहा SIC। जो SAC है ये एडवाइजरी काउंसिल है और ये इंटरप्रिटेशन कमेटी थी, ठीक है। एक का काम होता है स्टैंडर्ड बनने से पहले, भाई एडवाइजरी बनने से पहले होती है ना एडवाइजरी कि क्या बनना चाहिए, और जब बन जाता है तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रिटेशन क्या करनी है वो स्टैंडर्ड बनने के बाद होती है इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 41 स्टैंडर्ड्स इशू किए, इन्होंने 41 IAS इशू किए और 32 इंटरप्रिटेशन बेसिकली आप समझ लें एनेक्चर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड्स के साथ होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू कराऊं, जो हम आपके पास कोर्स पैक दिया हुआ है, इस कोर्स पैक के अंदर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि उस वक्त 1973 के अंदर इशूड किए गए थे IASC ने, ठीक है। तो ये मैं जस्ट मुझे गो थ्रू करने, हाँ जी, ये देखें, ये यहाँ से IAS 1 से ये शुरू हुआ है, यस, IAS 1 से लेकर ये देखिए यहाँ से ऑनवर्ड्स ये IAS का जो वर्ड होगा IAS जी, ये 41 देखें ये स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद IFRS है, वो एक अलग चीज़ है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये IAS इशू हो गए, तो उस वक्त ये 1973 में ये स्टैंडर्ड्स इशू हो गए और काम शुरू हो गया, लोगों ने इनको अप्लाई करना शुरू कर दिया और इसके मुताबिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना शुरू हो गया। अर्ली 2000 में, इसमें डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन अर्ली 2000 में जो US है उसने
इंटरनेशनल बॉडी को यानी ज्वाइन किया और कहा कि जी हम भी आपके साथ मिल जाते हैं, और क्यों ना फिर हम भी आपके साथ मिलके, वो तो गैप फॉलो कर रहे थे, यूएस गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हम आपके साथ मिलते हैं और आपके साथ मिलके हम हार्मोनाइजेशन, जिसको हम कन्वर्जेंस भी कहते हैं, यानी हम आपके साथ अपने स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बॉडी लिक्विडेट कर दी, ये जो आईएएससी थी इसको लिक्विडेट कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करके इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसको उन्होंने IASCF, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन का वर्ड इन्होंने ऐड किया, जो कि अब IFRS फाउंडेशन के नाम से वो इस वक्त बन गया है। IFRS फाउंडेशन बेसिकली इस कोलैबोरेटेड बॉडी है जो जिसमें यूएस के लोग भी हैं और बाकी IASC और ऊपर वाले लोग भी थे। तो इन्होंने फिर ओवरऑल एक मॉनिटरिंग बोर्ड बनाया। मॉनिटरिंग बोर्ड के नीचे उन्होंने फिर क्या किया, अब मैं एक फ्लो चार्ट आपके सामने शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये देखें फ्लो चार्ट। हाँ जी, ये अब थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा आपको, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, यस इट इज विजिबल, ओके। तो IFRS फाउंडेशन बेसिकली क्या क्या है कि इन्होंने जब फाउंडेशन प्रिपेयर की है, तो अब इसमें देखें ये जो इन्होंने क्या किया कि ये एक बॉडी नीचे बनाई है IASB, ठीक है। IASB रिपोर्ट करती है IFRS फाउंडेशन को। IASB वो जो काम पीछे IASC कर रहा था ना, कि रिपोर्ट बना रहा था, स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर रहा था, तो अब ये काम IASB करता है। अब जहां पे स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी थी वहां पे IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी बन गई, ठीक है। और जहां पे एडवाइजरी काउंसिल थी SAC थी, वहां पे IFRS एडवाइजरी, नाम तब्दील कर दिए, ठीक है ना, बॉडीज के। और IASB को उन्होंने बेसिकली कह दिया कि जी आपने अब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है, पब्लिकेशन करनी है, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, एडवाइजरी काउंसिल का रोल क्या था जी? यही रोल था कि जो टेक्निकल एजेंडा बनाना, ये इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं जाके हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी एक वीडियो है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो वीडियोस है ये शेयर फोल्डर में पड़ी हुई है जी, यू कैन आल्सो डाउनलोड दैट वीडियोस एंड यू कैन प्ले इट अगेन एंड व्हाटएवर यू वांट टू रिवाइज। तो ये एडवाइजरी काउंसिल ये काम करती है जी, और ये लोग इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं या इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। तो ये है जी ओवरऑल स्ट्रक्चर इस वक्त स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का। इस वक्त जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं वो IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब हुआ ये, देखिए हुआ क्या, ये तब्दीली आने के बाद क्या हुआ? तब्दीली आने के बाद एक तरीका तो ये था ना जी कि बिल्कुल जो 41 स्टैंडर्ड इशू हुए हैं उनको फाड़ के फेंक देते, ठीक है, और नए, बेटा ये माइक अपना म्यूट रखें, ये फिर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। पता नहीं अब क्या डिस्कस कर रहा था। वो एक्चुअली रट्टा लगा के नहीं ना आए होते, तो इसलिए चीजें सारी ज़हन से। बहरहाल जो एक तरीका तो ये था जी कि जितने भी 41 स्टैंडर्ड थे उनको बिल्कुल डे 1 को फाड़ के फेंक दें और नए स्टैंडर्ड बना के इम्प्लीमेंटेशन करवाना शुरू कर दें। लेकिन ये किसी भी सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जी ऐसा है कि हम फिल वक्त तो फॉर द टाइम बीइंग ये जो 41 स्टैंडर्ड्स हैं इनको एज इट इज हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उनका नाम भी हम तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अपना नया स्टैंडर्ड इशू करते रहेंगे वैसे वैसे हम पुराने स्टैंडर्ड्स को रिपील करते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, सुपरसीड करते रहेंगे और नया स्टैंडर्ड हम फिर इशू करते रहेंगे उस नाम से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं कि जस्ट फॉर द एग्जांपल्स, मैं इंशाल्लाह आपको जब ये स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो वहां मैं मजीद इसकी डेली बात करूंगा। यहाँ पे दो स्टैंडर्ड हैं, IS 11, ठीक है, IS 11 और IS 18। इन दोनों स्टैंडर्ड को खत्म करके, ये दोनों स्टैंडर्ड खत्म हो गए हैं, ये रिपील हो गए स्टैंडर्ड्स ही, ठीक है। इन दोनों स्टैंडर्ड को खत्म करके इन्होंने IFRS 15 इशू किया है। ये देखिए IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ठीक है।
तो इस वक्त IFRS 15 जो है ये एडवांस वर्जन है या अपडेटेड वर्जन है IS 11 और IS 18 का। अब IS 11 और IS 18 नो लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये जो आपको लिस्ट दी हुई है ये इंशाल्लाह जब हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो लास्ट के ऊपर आपको, अच्छा एक चीज ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे या डे 1 से ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इन तमाम स्टैंडर्ड्स को ज़बानी याद कर लें, ठीक है। और लेकिन मैं आपको ये अल्लाह के हुक्म से श्योरिटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये तमाम स्टैंडर्ड्स के नाम याद होंगे और आपको नंबर बताया जाए तो आप उसका नाम पढ़ देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम इस तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप, हाँ जी इंशाल्लाह, तो आप स्टैंडर्ड का नाम, नंबर आपको बताया जाएगा, आप उसका नाम मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज ए बाय डिफॉल्ट प्रोसेस, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं है सर, कॉल सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। जी मैं इस वक्त म्यूट किया था और एक कॉल आ गई थी और वो कोई अर्जेंट कॉल होगी तो मैं रिसीव करूंगा, वरना मैं रिसीव नहीं करता। चले बहरहाल, ओके जी, तो ये इंशाल्लाह कर लेंगे डिस्कस। तो अब हमने आगे जो एरिया डिस्कस करना है, ये जो आपको वीडियो प्ले की थी ना, ये एज इट इज, ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, जो आपने वीडियो के सब जैसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते, सब टाइटल्स कहते हैं जो वीडियो के होते हैं, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए थे ताकि आप इसको इजीली पढ़ भी लें। अच्छा, यहाँ से हमने शुरू करना है कि IFRS है क्या और डेवलप कैसे होते हैं, IFRS का स्कोप क्या है, ये चीजें हमने अब डिस्कस करनी है क्विकली, ठीक है जी। क्विकली से मुराद ये कि हमने अब इसको रैप अप करके स्टैंडर्ड सेटिंग की तरफ जाना है कि स्टैंडर्ड सेट किस तरह होते हैं जी। IFRS अकाउंटिंग जो रेगुलेशंस हैं, ये दो हवालों से प्रिपेयर किए जाते हैं, या तो ये रूल बेस्ड होंगे या ये प्रिंसिपल बेस्ड होंगे, ठीक है। अकाउंटिंग रेगुलेशंस या तो रूल बेस्ड होंगे या प्रिंसिपल बेस्ड होंगे। IFRS जो है, IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज ए प्रिंसिपल बेस्ड, ये रूल बेस्ड नहीं है। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि रूल बेस्ड क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड क्या होता है। रूल बेस्ड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं, वो स्पेसिफिक सिनेरियो की बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। यानी अगर ये सिनेरियो होगा तो आप ये ट्रीटमेंट करें, ये सिनेरियो हो तो ये ट्रीटमेंट करें, ये सिनेरियो हो तो ये ट्रीटमेंट करें। उसमें कोई नया सिनेरियो ऐड हो गया तो आपके पास ट्रीटमेंट फिर नहीं होता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लांट एसेट परचेज करें और कैश पे करें तो ये एंट्री होगी, प्लांट एसेट परचेज करें क्रेडिट पे करें तो ये एंट्री होगी, प्लांट एसेट परचेज करें अगर आप शेयर इशू करें तो ये एंट्री होगी। यानी आपको सिचुएशनल गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। ये जो गैप है, यूएस वाले जो गैप है, ये सिचुएशनल होते हैं जी। ये यूएस जो गैप है, जो यूएस गैप है, ये रूल बेस्ड है और ये डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसी बात है, आपको सिचुएशंस, मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन तो आइडेंटिफाई पहले करनी पड़ेंगी ना, और हर एक का आपको फिर ट्रीटमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर आप जब एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको पहले वो सिनेरियो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सिनेरियो किधर लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट डिफाइन किया गया है वो आप फिर फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड जो है ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं और फिर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट होती है कि आप फिर उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जैसे मटीरियलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आइटम मटेरियल होगा तो आप उसकी ये एंट्री पास करें, अगर आइटम इमटेरियल होगा तो आप ये एंट्री पास करें। अब मटेरियलिटी का लेवल डिफाइन नहीं किया, ये प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ दिया गया और उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल डिफाइन कर दिए गए कि मटेरियलिटी वो चीज है जिसको छोड़ देना और जिसको गलत बयान करना आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। अब एक फाइनेंशियल एडवाइजर का या फाइनेंशियल अकाउंटेंट का या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्ट का
मेन जो रोल है वो ये है कि उसने क्या करना है, उसने ये आइडेंटिफाई करना है, उसने ये डिफाइन करना है कि जी मेरे लिए मटेरियलिटी लेवल है क्या, ठीक है। और फिर उसने क्या करना है, फिर उसने उसी अकॉर्डिंगली उस प्रिंसिपल बेस्ड ट्रीटमेंट को फॉलो कर देना है। प्रिंसिपल बेस्ड जो ट्रीटमेंट होते हैं ये रिलेटिवली कंसाइज होते हैं या शॉर्टर होते हैं रूल बेस से। तो अब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो जो IFRS हैं ये प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे ना, जैसे हम IS2 इंशाल्लाह पहले पढ़ेंगे सबसे पहले, तो IS2 जब हम इंशाल्लाह सबसे पहले पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे उन्होंने प्रिंसिपल बता दिया, जैसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ये एक प्रिंसिपल है। अब आपने ये जज करना है कि मैं इस प्रिंसिपल को किस तरह अप्लाई करता हूँ या किस तरह फॉलो करता हूँ। तो जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड्स को पढ़ते चले जाएंगे हमें ये आइडिया होता चला जाएगा कि हमारे लिए प्रिंसिपल बेस बेहतर क्यों था, ठीक है जी। तो IFRS क्या है? इट इज अ सिंगल हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड इन्फोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप एंड मेंटेन बाय IASB, ठीक है। अच्छा, इसमें अब रोल ऑफ IASB है, ये भी बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल सॉरी MCQ में किसी अंदाज से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर 2 के बाद हम जो अपना MCQ बैंक है वो रेफर करेंगे और वहाँ पे इस चैप्टर के MCQs सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में किस हवाले से ये किस किस अंदाज से ये चैप्टर जो है वो टेस्ट हो सकता है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स पैक में भी हैं, वो भी हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है या सॉरी वर्क जो फंक्शन है IASB का, वो है डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक पूरा एक प्रोसीजर है, वो नीचे देखें स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन पहला तो काम इनका डेवलप करना है, दूसरा काम इनका होता है जी मॉनिटर करना, ठीक है। मॉनिटर का मुराद ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने डेवलप कर दिया है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है जो हमने इंटेंडेड किया था, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग जब आपकी रेगुलेटरी बॉडीज करवाती है तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं जी इनसे कि जी हम हमने ये बनाया था तो आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनके जो कंसर्न पर्संस हैं वो इनके साथ मीटिंग्स करते हैं, जो SCCP और जिस तरह जो भी इनका एक कांटेक्ट पॉइंट होता है हर कंट्री का, उसमें जाके ये लोग डील करते हैं। तो ये जैसे ये कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है कि टू वर्क एक्टिवली विद नेशनल अकाउंटिंग सेटर्स टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS टू हाई क्वालिटी like Companies Act 2017 and SBP प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। देखें जो लोकल हमारे बॉडीज हैं जैसे SCCP है और स्टेट बैंक वगैरह, ये अपने जो भी पॉलिसीज वगैरह या जो भी अपने रेगुलेशंस इनेक्ट करते हैं, तो इन ये लोग भी IASB भी इन लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं कि जी आप लोग जो अपने रूल्स बना रहे हैं वो ऐसे ना बनाएं ताकि हम भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन भी एक इनका एक फंक्शन होता है IASB का। सर ये नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स है, ये हर कंट्री का अपना, हाँ जी अपना ही होता है। SCCP नॉर्मली हर कंट्री का है ना, हर कंपनी का SCCP तो होता है ना, हर कंपनी की अपनी अपनी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। हर कंट्री के अंदर अगर नॉर्मली जो फाइनेंस आपका जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये लोग आ रहे होते हैं, सारे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कोप ऑफ IFRS का कंसेप्ट ये है कि IFRS की हैसियत क्या है, ठीक है। हैसियत कि ये क्या है, तो IFRS आर एप्लीकेबल और मटेरियल एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन। देखें IFRS ना एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और इस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का की जो बेनिफिट है वो हाई क्वालिटी या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के ऊपर लगा के ही आप हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक किराना स्टोर है, यानी
जिसको हम खोखा कहते हैं, पान शॉप है, खोखा है, और पान शॉप ने क्या किया हुआ है जी, IFRS इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सिस्टम लगा लिया है। तो नो डाउट IFRS इम्प्लीमेंटेशन वो कर लेगा, लेकिन क्या IFRS अप्लाई करके वो बेनिफिट ले पाएगा जितना कॉस्ट वो अपना लगाएगा इसके ऊपर? ठीक है, क्योंकि IFRS की एप्लीकेशन की एक कॉस्ट है। IFRS का एक्सपर्ट हर कोई नहीं है। IFRS को, आप लोग IFRS एक्सपर्ट बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर IFRS एक्सपर्ट हर कोई बन जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी छोटे लेवल पे भी वो करता है, लेकिन अब एक किराना स्टोर को पहले तो ये समझाना पड़ेगा भाई IFRS है क्या, ठीक है। तो IFRS की एप्लीकेबिलिटी जो है, वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि वो क्या जाने अदरक का मजा, या पता नहीं है क्या मिसाल है, तो वो क्या जाने का स्वाद। हाँ नहीं, वो मैं खुद ही नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया बहरहाल। तो वो अदरक का स्वाद उसको देना जिसको उसका पता भी हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप कॉर्पोरेट एंटिटीज पे या जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे इनको अप्लाई करें, ताकि इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप हासिल कर सके, ठीक है। आप किराना स्टोर पे IS2 नहीं अप्लाई कर सकते सही तरीके से, तो ये तो फिर आप पूरे स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा है जी, IFRS आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर unless otherwise specifically mention add retrospective, ठीक है। अच्छा, ये क्या है जी? प्रोस्पेक्टिव का डिक्शनरी मीनिंग और रेट्रोस्पेक्टिव का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब मीनिंग होता है कि टुडे ऑनवर्ड्स, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम डे 1, ठीक है, फ्रॉम डे 1। मसलन एक कंपनी फॉर्म हुई है 1 जनवरी 2001 को, 20 साल पहले फॉर्म हुई है, और आज वो IFRS अप्लाई करना चाहती है, तो उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि जितनी भी उसने 20 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू किए हैं वो सबको दोबारा अमेंड करके इंप्लीमेंट करके दोबारा इशू करे, नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेगा, यानी आज से आगे इम्प्लीमेंटेशन करेगा, पीछे जो भी हो गया वो हो गया, ठीक है। तो IFRS जो है वो ये नहीं कहता कि आप जाके पीछे इंफॉर्मेशन को जाके चेंज कर दें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव भी रिक्वायर्ड होता है, वो इंशाल्लाह केस टू केस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें आपको 1 पीरियड या 2 पीरियड बैक जाके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना के दिखानी पड़ती हैं। लेकिन जनरली 99.9% जो है IFRS जो है ये प्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी आज से ऑनवर्ड्स ये अप्लाई किए जाते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि इनकी हैसियत क्या है, उस हैसियत के अंदर तीसरा पॉइंट ये है कि IFRS आर ओनली एप्लीकेबल एंड इन्फोर्सेबल इफ एंड ओनली इफ नेशनल या लोकल रेगुलेटरी बॉडीज एडॉप्टेड। जैसे SECP ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 225 अगर आप खोलें 2017 के एक्ट का, तो उन्होंने यहाँ पे एक अलाउ किया हुआ है कंपनीज को, द कंपनीज दैट इंटेंड टू मेक अनरिजर्व्ड कंप्लायंस with IFRS issued by IASB for financial statement will be allowed to do so. It means के ये आपकी लोकल रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं इन्होंने आपको अलाउ कर दिया है कि जो है ये इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं इसकी। लेकिन एक चीज ये है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ओवर रूल कर सकती हैं नेशनल बॉडीज। तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी लोकल अथॉरिटी का रूल इंटरनेशनल अथॉरिटी के रूल से टकरा जाता है तो फिर आप जो लोकल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल लॉज प्रीवेल, ठीक है। यानी अगर आपका बनाया हुआ यानी लोकल लॉज स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आपके SECP ने कोई बनाए हैं रूल्स, ठीक है, तो वो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, फिर आप वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखिए आपने फिर अपने कंट्री के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये चीजें बनाई होती हैं। ओके जी, अब मैं एक छोटी सी वीडियो और प्ले करता हूं आप लोगों के लिए, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है, फिर हम उसको देखते हैं दोबारा।
involved. The first stage for any project is typically our research program. Here we explore the issues and identify possible solutions. Often we set out our ideas in a discussion paper and seek feedback on how to proceed. ये दोबारा मैंने प्ले किया स्टूडेंट्स. Developing standards through an open and जी मेरी आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? सर आवाज आ रही है लेकिन जो है ना वो वीडियो की सर आवाज तो पूरा ये अब दोबारा प्ले होगा. अब आएगी सही, देखें. Developing standards through an open and inclusive process is an important part of our role as the Global Accounting Standards Setter. But how does that process work? And how can you get involved? The first stage for any project is typically our research program. Here we explore the issues and identify possible solutions. Often we set out our ideas in a discussion paper and seek feedback on how to proceed. We select which project should graduate to the actual standard setting phase. Then we begin to sketch out what the new accounting standard might look like. Our work is completely transparent. People can observe our board meetings and read our papers. When the draft standard is ready, we publish it as an exposure draft. We work hard to encourage feedback from around the world on our proposals. Anyone can participate and contribute. We also consult with our advisory bodies. During the process, we often receive several hundred comment letters on our proposals from organisations and individuals. We take part in hundreds of meetings and events to discuss them. Based on the feedback, we make further refinements before we issue the new standard. Every new standard has a start date that gives plenty of time for countries to authorise its use and for companies to prepare for the new requirements. Once issued, we support implementation of the standard and make sure it is working as intended. And that is how you help us to set accounting standards for the global economy. Find out more about IFRS here. Financial information is the lifeblood of capital markets. Every day, more and more of the world's capital transactions are cross-border investments. ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रोसीजर था, ये आपको बताने का मकसद ये था कि यही सेम जो उन्होंने वीडियो के अंदर बताया है, वो सेम मैंने यहाँ पे इसको ड्राफ्ट भी कर दिया है कि सबसे जो पहला स्टेप है वो एक रिसर्च प्रपोजल है जो ये लोग प्रिपेयर करते हैं और उसमें वो डिस्कशन पेपर्स बना के डिफरेंट जो उनके मेंबर कंट्रीज हैं उनको भेजते हैं कि जी ये वाला प्रपोजल हमने बनाना है। लेकिन इससे पहले ये 2-3 पॉइंट्स मैंने ऊपर और लिखे हुए हैं कि अगर कोई रिसर्च प्रपोजल आपके पास आता है तो ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके उसका स्टैंडर्ड बनाने के लिए भेजा जाता है। उससे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इस तरह का सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन तो नहीं है। अगर डिफाइन है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है नए स्टैंडर्ड के, उसे क्लैरिफाई कर दिया जाता है। बात ऐसा होता है ना कि किसी मेंबर कंट्री की तरफ से कोई कमेंट आता है कि जी ये इस पे रूल बना के दें हमें, तो आप फिर उसको बताते हैं कि जी ये आपने देखा नहीं सही तरीके से, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने। अच्छा, अगर फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा इशू आता है जिसका मिलता जुलता कोई इशू जो है वो कहीं कवर्ड होता है लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक इशू अभी कहीं कवर्ड नहीं है, तो एक इफ्रिक इशू कर दी जाती है। ठीक है,
यानी एक इंटरिम सोल्यूशन जिसे कहते हैं कि यार चलो ठीक है, इसके ऊपर बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल चलो इसके ऊपर इसका थोड़ा बहुत काम किसी और तरीके पे हुआ है, तो एक इफ्रिक स्टैंडर्ड यानी इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या करती है, एक एनेक्स्चर इशू कर देती है कि जी ये आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह इसको फिर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फेज में लेके चले जाते हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फेज का हो जाता है फिर वो इफ्रिक खत्म कर दी जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है कि रिसर्च प्रपोजल के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट है वो बनता है, उसके बाद कमेंट्स लिए जाते हैं, रिफाइनमेंट्स होती है और इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये दोनों वीडियोस जो मैंने आपको यहाँ प्ले किए थे ये आपके शेयर्ड फोल्डर में अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब एक स्टैंडर्ड इश्यू हो जाता है तो वो उसके साथ ये 4 चीजें अटैच होती हैं। ठीक है, मसलन के बेसिस ऑफ कंक्लूजन, यानी स्टैंडर्ड तो मेन होगा ना, मेन स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट होगा वो तो होगा, उसके साथ बेसिस ऑफ कंक्लूजन होती हैं, यानी आपने उसके फेवर में कौन से कमेंट्स थे। एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी होता है कि जी किसी ने उसके अगर अगेंस्ट भी कोई कमेंट दिया हुआ है तो वो भी आप साथ में अटैच करते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स उसकी लगाई जाती हैं, साथ में कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस एक्स्ट्रा साथ में अटैच की जाती हैं। ओरिजिनली ये इंग्लिश में पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ IASB। तो ये पूरा उसका ग्राफिकल जो एक फ्लो चार्ट है वो ये भी है, ये आप देख लीजिएगा, इतना कोई इसमें एरिया नहीं है। हाँ जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, मैं इसके बाद शायद सेशन कंटिन्यू ना करूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है, तो मैं ये जो लास्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट हमारा जी खत्म हो गया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि जब IFRS इशू हो जाता है तो उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो उसके 6 कंपोनेंट हर स्टैंडर्ड के होते हैं। नंबर 1 स्कोप, यानी स्कोप पैराग्राफ कि ये किस किस पे अप्लाई होगा, ये इंशाल्लाह जब IS2 पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ये हर पैराग्राफ टैली करवाऊंगा। दूसरा डेफिनेशंस, उस स्टैंडर्ड में जो टर्म्स डिफाइन है वो होती हैं स्टैंडर्ड के अंदर। तीसरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जिस पर्टिकुलर आइटम के को वो डील कर रहा है, अगर वो एसेट को डील कर रहा है तो एसेट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मेकिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन इट विल बी, व्हेन विल इट बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है जी, यानी कब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाएंगे। मेजरमेंट का मतलब होता है एट व्हाट वैल्यू विल इट बी रिपोर्ट, एट व्हाट वैल्यू विल इट बी रिपोर्ट। ठीक है, यानी अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना है इस इन्वेंट्री को, तो किस वैल्यू का पे पार्ट बनाना है, वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेजरमेंट बेसिस क्या होंगे। और डी रिकग्निशन का मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ रिकग्निशन, यानी व्हेन टू रिमूव इट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ये चीज आप ना नोट रखिए अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मींस ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहां रिपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक सीक्वेंस मेंटेन था कि यहाँ इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी, यहाँ ये रिपोर्ट होगा, यहाँ ये रिपोर्ट होगा, कि ऑन द फेस पे ये आइटम कहां रिपोर्ट होगा, पहला। और डिस्क्लोजर मींस नोट्स टू द अकाउंट में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इन नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये है जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, जो चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको मार्क करवा देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो इट इज नाउ योर टास्क टू रीड दैट चैप्टर, और कल इंशाल्लाह हमने इसके MCQs देखने हैं क्वेश्चन बैंक में से।
चलें जी, ये क्विकली जरा आप आइडेंटिफाई करें। जी बेटा, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर है, यहाँ से ये शुरू होगा। ये पेज नंबर इसका अब 2 है। पेज नंबर 2 आपने पढ़ना है। पेज नंबर, ये देखें, ये वही फ्लो चार्ट है जो मैंने, इन्होंने सिंपल बनाया हुआ, मैंने उसको डिटेल बनाया था। 2 3 4 5 6 6 7 यस 8। ये लिस्ट भी आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो बेटा ये आपने सारा पढ़ना है। कल इंशाल्लाह की क्लास में हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेंथी है और आई थिंक 2 क्लासेस में लगेंगी। मैं अभी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, ठीक है। तो इंशाल्लाह विल मीट टुमारो, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। अटेंडेंस कब होगी भाई? सर सर कहाँ सर चले गए? सर चले गए हैं। अटेंडेंस नाज़िम भाई लगा देंगे। अटेंडेंस सर लगा दें खुद ही, कोई मसला नहीं उसका। जो जो आज आज इधर 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 से कुछ नहीं, वो दरवाजा सारा खोल दिया, उसने देखा तो नहीं है। यार ये क्या नाम है, CLSP का कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है? किसी को पता है कि लॉगिन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? ये सब आवाज आ रही है आपको? आई थिंक 7 PM। CR चले गए? CR तो चला गया। ये सर आदमी होनी है या नहीं? मेरी हैंड फ्री। ये कह रहा हमारा CR किधर है? प्रेजेंट होनी है या नहीं? भाईजान ये प्रेजेंट क्या होती है? हेलो, कौन था यार ये प्रेजेंट वाला? हाँ जी आजम साहब, आपने करवानी है प्रेजेंट।